एक गैंग रेप होता है एक माइनर का, शी इज़ अंडर द एज ऑफ 18, सो उसमें सीधे कानूनी तौर पर जो है कैपिटल पनिशमेंट डिक्लेयर की गई है। ऑनलाइन काफ़ी गेम्स में आजकल छोटे छोटे बच्चे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब से ट्रेनिंग होती है तब भी टफनेस रखनी है, फिजिकल मेंटल टफनेस, फिर काम में आना है तब भी टफनेस रखनी है, फिजिकल मेंटल। आपको कभी कभी लगता है कि एज अ वुमेन आपके लिए ये टफ जॉब हो सकता है? Change has been towards a justice oriented, towards a victim centric, towards a gender neutral law which will benefit all the Indians. हम जब EFIR की बात कर रहे हैं या इस पूरे वर्चुअल सिस्टम की बात कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है? बंदा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, हार्डन क्रिमिनल मत बनाओ उसे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करेंगे, कुछ प्रो टिप्स हो जाए उनके लिए? My father has been a police officer. He retired as IGP. जब मैंने उन्हें देखा है फोर्स में तो वो एक मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मैम कोई रियलिटी शो आपने देखा अभी तक? देखिए, एक औरत घर भी चलाती है, दफ्तर भी चलाती है, बच्चों को भी देखती है, सब कुछ मैनेज करती है, तो उसके लिए क्या टफ है, उसके लिए क्या चैलेंजिंग है। वाज योर चाइल्डहुड मैम? इसमें आपने जब यूनिफॉर्म पहन ली, फिर आप ना मर्द है ना औरत है, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। व्हाट मेक्स यू हैप्पी इन लाइफ? रिटायर्ड एज IGP। जब मैंने उन्हें देखा है फोर्स में तो वो एक मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मेरे वालिद साहब। डर किस चीज़ का आपको लाइफ में? इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन। कोई लॉ है कि जो इन ट्रोलर्स या जितने भी लोग ये इन्हें पे रोस्ट करते हैं? बहुत ही मुख्तलिफ इंटरव्यू था ये, मैंने ऐसा इंटरव्यू कभी नहीं दिया है, मुझे लगता है ना दूंगी, तो आई रियली एंजॉयड इट। हेलो हाय वेलकम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ उमर निसार और आज का एपिसोड है मश्क टॉक्स का बहुत ही ख़ास मेरे लिए। ख़ास इसलिए है कि आज थोड़ा सा स्क्रिप्ट भी है मेरे साथ एंड वो ख़ास इसलिए नहीं है, इसलिए है क्योंकि आज मेरे साथ जो मैम है ये मेरे वतन से है। वी आर फ्रॉम द सेम लैंड, वी आर फ्रॉम त्राल, द लैंड ऑफ शाही हमदान। और आज पहली बार मेरे स्टूडियो में कोई मैं कह सकता हूँ मैम घर से है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो पे दावत दी। मैम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि अगर मैं बात करूँगा फिर तो ये बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी अचीवमेंट्स, आपका बाकी बैकग्राउंड, देन आई हैव टू टॉक अबाउट यू कल तक मुझे लगता है। सो आपसे ही थोड़ा आपके बारे में जानेंगे। तो अगर मैं अपनी पैदाइश की बात करूं जी। तो मेरे जो वालिदैन हैं जी। वो त्राल से बिलोंग करते हैं। ग्रेट। उसके बाद एजुकेशन स्कूलिंग हुई श्रीनगर में, दिल्ली में, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में मैंने Great. अपना BE कंप्लीट किया। उसके बाद मैं MNC में भी प्लेस हुई। आई डिड माय कंप्यूटर एनालिस्ट सॉफ्टवेयर ग्रेट। प्रोग्राम फ्रॉम देयर। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई किया 2015 में। मुझे पुलिस सर्विसेज ऑफर किया गया। लवली। Yes, and since then I've served in several postings across Jammu and Kashmir. And Alhamdulillah, it has been a good experience, a learning experience. And I'm quite happy with the way life has shaped up to be. एग्जैक्टली। और मैं सबके लिए ये बोलना चाहूँगा, आज मेरे लिए ये पॉडकास्ट थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। एक्साइटिंग भी है क्योंकि मैं शो पे, टफ इसलिए है कि आई हैव अ क्वेश्चन हियर टुडे। सो बट वो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो पॉडकास्ट है ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उनके बारे में यहाँ पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। मैम जो नए क्रिमिनल लॉज है, डायरेक्ट मेरा ये सवाल रहेगा कि नए क्रिमिनल लॉज है क्या? सो न्यू क्रिमिनल लॉज ये हैं कि पहले हम इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत लीगल कार्रवाई करते थे। अब ये जो 3 लॉज हैं, IPC हुआ था 1860 में, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, तो इन पर ये कॉलोनियल ब्रिटिश छाप थी। सो दे वर बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ताकि वो अपना रूल परपेचुएट कर सके एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियंस। अब नाउ वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। बदलते वक्त के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स चेंज हुआ है, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हुआ है, क्राइम्स चेंज हुआ है, नेचर ऑफ क्राइम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स चेंज हुआ है। अब हम नई दुनिया में आए हैं, तो इसलिए वी हैव टू also put ourselves in the place कि हम न्यू क्रिमिनल लॉज इंड्यूस कर सकें। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, थिंक टैंक ने, थिंकर्स ने, लॉ मेकर्स ने ये डिसाइड किया दैट इट इज टाइम टू गेट रिड ऑफ द कॉलोनियल penal sanctions of the old laws and come into more justice
oriented laws, which is the new criminal laws. So IPC has been replaced with BNS. The CRPC has been replaced with BNSS, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Nagrik means citizen, Suraksha means safety, Sanhita means code. And the Indian Evidence Act has been replaced with what we call the BSA, Bharatiya Sakshya Adhiniyam. So the change has been towards a justice-oriented, towards a victim-centric, towards a gender-neutral law, which will benefit all the Indians. How do you differentiate these laws, ma'am, from the old ones? देखिए, old criminal laws जो थे, like I said, they were to further the cause of the British in India. अब जो new criminal laws हैं, as per the new socio-economic and geopolitical scenario, we need new criminal laws. अब आप मानिए कि जो new criminal laws हैं वो victim centric है. उससे मेरा गर्ज क्या है? अगर आप एक victim हैं तो पहले victim ये सोचता था मुझे थाने आना है, तो थाने आने के लिए वो 10 बार सोचता था. But if you want to lodge a complaint, you can do it now electronically, which is called the EFIR. E means electronic. तो मतलब आप WhatsApp पर कर सकते हैं, आप हमें कॉल करके कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं. यू कैन सेंड अ वॉइस मैसेज. थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं. दूसरा ये है कि पहले हम ये कहते थे कि प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ क्राइम जहाँ है उसी ज्यूरिसडिक्शन में आपका पर्चा लगेगा. अब as per new criminal laws, there is a concept called zero FIR, which means that if the crime has been committed anywhere in any part of India or any district of the UT of J&K, तो you can lodge a complaint. For example, मैं चलती हूँ अवंतीपुरा से और मैं पहुँचती हूँ श्रीनगर. I have a bag of cash with me. Now once I reach श्रीनगर, मैं ये realize करती हूँ कि मेरे पास जो cash था वो किसी ने चोरी किया है. तो अब आई रीच्ड श्रीनगर. अब मैं तुरंत लॉज कहाँ कंप्लेंट करूंगी? श्रीनगर में. तो बट तब कहते थे कि भाई प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ क्राइम आपका शायद अवंतीपुरा हो या ऑन द वे टुवर्ड्स श्रीनगर. So now you can lodge an FIR anywhere. And the concerned investigating officer will conduct a preliminary inquiry, and then the case will be transferred to the concerned police station. So these two EFIR and zero FIR mechanisms have been introduced to enable ease, facility and accessibility to the public, ताकि उनको grievance redressal mechanism effectively वो यूज कर सके. Exactly. उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे जस्टिस सिस्टम पर बहुत फोकस आया है. Exactly. The new criminal laws have been introduced in order to make the justice system more effective and the disposal more timely. For example, अगर मैं आपको बताऊं, एक concept introduce किया गया है community service. A community service is a non-custodial type of punishment. देखिए, इसका एम ये है कि एक क्रिमिनल, एक बंदा जिसने एक माइनर ऑफेंस किया है, उसको हार्डन्ड क्रिमिनल नहीं बनाना है. उसको हमें रेस्टोरेटिव प्रोसेस के थ्रू सोसाइटी में रिहैबिलिटेट करना है. तो कम्युनिटी सर्विस का क्या गर्ज है मेरा? फॉर एग्जांपल, आपके पब्लिक पार्क्स हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, एनिमल शेल्टर्स हैं. अगर आप माइनर ऑफेंस आपने किया है एंड यू आर अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, तो आपको कम्युनिटी सर्विस रिवॉर्ड की जाएगी या अवार्ड की जाएगी एज अ पनिशमेंट. फॉर एग्जांपल, आपको बोला जाएगा कि भाई इस स्कूल को आपको 3-4 दिन तक सफाई करनी है, पब्लिक पार्क को हफ्ते तक मेंटेन करना है, ओल्ड एज होम जाकर बुजुर्गों का ख्याल रखना है. सो टू मेक इट लेस प्यूनिटिव, इनको लाइफ लेसन देना, पर्सनल ग्रोथ इनकी करना, सो दैट दे आर सोशली रिहैबिलिटेटेड एज अ रेस्टोरेटिव फॉर्म ऑफ जस्टिस. To make them a part of society so that they don't become hardened criminals. For example, किन cases में community service है? Defamation के लिए है. If a person tries to attempt to commit suicide in order to influence legal authority. For example, there's a first time offender जिसने चोरी की है और जो denomination है value चोरी की वो 5,000 से कम है, तो community service है. For example, there's a public servant who is involved in an illegal trade. उसके लिए community service है. For example, if there is a proclaimed offender who is trying to evade arrest and he's not appearing in court, उसके लिए community service है. And then if there is a person who is drunk and he conducts some disorderly behavior in public,
उसके लिए कम्युनिटी सर्विस है. सो जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म का नजरिया बदल गया है फ्रॉम प्यूनिटिव टू रेस्टोरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव. अगर हम और बात करें तो जैसे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर वो होता है जो पहली बार जिसने कोई कानूनी जुर्म किया है. यस. तो इफ ही कंप्लीट्स और शी कंप्लीट्स 1/4 या 1/6 ऑफ द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट, तो वो प्ली बार्गेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल ऑफेंडर्स है और वो 1/3 ऑफ देयर मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, तो वो स्टैट्यूटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एडिशनली हमारे पास न्यू क्रिमिनल लॉज में है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम. इसका क्या गर्ज है कि फॉर एग्जाम्पल कोई आई विटनेस है जिसने एक हेनस क्राइम देखा है. नाउ अ विटनेस इज लायबल टू बी थ्रेटन्ड, इंटिमिडेटेड बाय द अदर पार्टी. And what happens then? Then they become hostile in the courts. वो गवाही नहीं देते हैं. तो उन witnesses को डर होता था. Yes. Exactly. उन witnesses को protect करने के लिए threat से, intimidation से उनको ये witness protection scheme इख्तियार की गई है. And it is the responsibility of the governments to notify witness protection schemes for the protection of such witnesses for their safety. Exactly. Another aspect is victim compensation scheme. इसमें क्या होता है, अगर आप victim हैं किसी criminal offense का, तो there has been a loss of say any property or there has been an injury to you, then विक्टिम को एक जरिया होता था कि वो लॉ के थ्रू अप्लाई करके एफआईआर लॉन्च करता था और अपने केस का स्टेटस का और ट्रायल का वेट करता था. बट विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी गवर्नमेंट्स इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट दे कैन डू इज दे कैन कॉम्पनसेट द विक्टिम्स. और जो क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डिसाइड करेगा और विक्टिम्स को लॉस का compensation होगा. In fact, if they have suffered from an injury, then they will be treated free of cost in a medical facility. So, isn't it in a way an eye-opener कि आप हम justice system को कितना strengthen और strong कर रहे हैं, so that yes, victims can get justice timely, effectively. कम्युनिटी सर्विस के बारे में और बात करना चाहेंगे. Do we have the centers here around? See, a community service is basically a concept. ये वेस्टर्न नेशंस में यूज हुआ है कि अगर बंदा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, हार्डन क्रिमिनल मत बनाओ उससे. Exactly. क्योंकि अगर आपने चोरी की है, डिनोमिनेशन 5,000 से कम रुपए है, आपको वही सजा है जो एक जिसने ज्यादा गुनाह किया है, ज्यादा क्राइम किया है, एंड यू विल बी ऑल्सो सेंट टू द जेल, राइट? सो बट वी हैव टू डिफरेंशिएट दैट. Also, we have to differentiate that this person, once he becomes part of the legal system, he may become a hardened criminal. Exactly. और वे first time offender है, तो तरीका है इसको वापस सोसाइटी में rehabilitate करने का, सुधारने का. Exactly. Restorative justice, rehabilitative justice, instead of punitive action. So that is the aim. Exactly. Yeah. Major crimes पे focus रहेगा इसमें. देखिए, मेजर क्राइम्स जो है, दीज लॉज हैव बीन ओरिएंटेड फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. Great. Yes, they strong emphasis has been laid on them. For example, heinous crime की अगर बात करें, एक गैंग रेप होता है एक माइनर का, she is under the age of 18. So उसमें सीधे कानूनी तौर पर जो है कैपिटल पनिशमेंट डिक्लेयर की गई है of a minor. Again, if you're a female victim, you have the option to pursue your complaint through EFIR, through Zero FIR. You can also walk into a police station. Also, the victim has to be informed about the status of the investigation of her case within 90 days. If there is any important piece of information जो आती है दौरान तहकीकात, उसको inform करना है. आपको 3 दिन दिए जाते हैं अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए. Or before the case is withdrawn, the victim is consulted before the withdrawal of the case. Why? Because हम ये मानते हैं कि जो victim है ये stakeholder है in the part of that legal process. उसके अलावा जो there is immoral trafficking act है. For example, बच्चे बच्चियाँ जिनके साथ ट्रैफिकिंग होती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, बेगरी, मेमिंग, म्यूटिलेशन या इन हैजर्डस सिचुएशंस, वहाँ पनिशमेंट एनहांस की गई है, फाइन भी एनहांस किया गया है. बेगरी हैज ऑल्सो बीन मेड पनिशेबल एंड अगेन इट हैज बिकम जेंडर न्यूट्रल. पहले हम कहते थे बच्ची के साथ जुर्म किया गया है, अब हम कह सकते हैं बच्चे के साथ भी जुर्म किया जा सकता है. Perpetrator could also be a man or a woman. The victim could be a man
or a woman. So now the laws have become gender neutral as well. Again, women have been strengthened in a way to approach the legal processes fearlessly for their grievance redressal, for lodging complaints and for seeking justice in due course of time. तो ये उसी लिए है. हम जब EFIR की बात कर रहे हैं या इस पूरे वर्चुअल सिस्टम की बात कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है? हाँ, देखिए इसका मकसद ये है EFIRs का. एक तो है कि इट्स you don't have to depend on paper More like anymore. on your fingertips. Exactly, electronic. Ease, accessibility from any part of the country you are in. Another thing is that we have to move ahead with the technological times. Technology ने advancement की है, तो हमें पीछे नहीं रहना है. Can we call it in a way paperless policing in a way? Initial part of yes, it? Yes, we are trying towards it. Most of our offices have become paperless these days. So EFIR में एक और चीज़ है कि now इलेक्ट्रॉनिकली कैसे एनहांस किया गया है. देखिए अब जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जैसे आपके वॉइस मैसेजेस हैं, लोकेशनल डिवाइसेस हैं, वॉइस लॉग्स हैं, दे आर now a primary evidence. They have an equal footing as a documentary evidence in the court of law. Now पहले जब होता था हम ज़िम्नियाँ लिखते थे या केस डायरीज लिखते थे जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपना केस पूरा लिखता था कि मैंने सीन ऑफ क्राइम विजिट किया, मैंने ये पाया, फिर मैंने नक्शा मौका बनाया, फिर विटनेसेस के स्टेटमेंट्स लिए, फिर फर्द ज़ब्ती, फर्द बरामदगी. They used to be all encapsulated in a file. Now we have what is called eSaksha app. It is like an e-case diary. So instead of writing it all, the IO will visit the scene of crime. He will take out his phone. He will have to conduct audio videography of the scene of crime. Audio videography of the search seizure process, the seized articles, the witness statements, the witness signatures, और इसकी एक कॉपी जाएगी डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को. तो अब देयर इज नो स्पेस फॉर टैम्परिंग, mutilation या fabrication of evidence. Can we call it e-evidences in a way? E-evidences, and now you cannot tamper with evidences anymore. Not at all. It is all in the app, and the app, one copy goes to the SP office, the other goes directly to the magistrate. So accountability has increased, transparency has increased for the police. So we have to do our work to the best of our capabilities and in a very transparent way. मैम जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ EFIRs का, आपको लग रहा है कि लोग आ रहे हैं, दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ इट? इनफैक्ट अगर मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बात करूँ, हमने EFIRs दिए हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट वेमेन में, थेफ्ट में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, और बहुत सारे EFIRs आए हैं. तो लोग व्हाट्सएप करते हैं, लोग वॉइस मैसेजेस देते हैं, ईमेल करते हैं, एंड वो कंप्लेंट्स हम लेते हैं, और अगर कॉग्निजिबिलिटी पाई जाती है तो FIR लॉन्च होता है. मैम प्रोसीजर क्या है? फॉर एग्जांपल अभी कुछ हो गया और अब मुझे करना है, मेरे पास फ़ोन है, बट प्रोसीजर क्या है? हाउ टू गो विथ इट? सो देखिए पब्लिक डोमेन में सारे पुलिस स्टेशंस का पुलिस ऑफिसर्स के फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं. राइट. जस्ट गूगल द फ़ोन नंबर. जिस थाने का आपको फ़ोन नंबर चाहिए गूगल कीजिए, कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, या उस थाने का मेल आईडी पर आप व्हाट्सएप कीजिए अपनी कंप्लेंट. देयर इज अनदर एस्पेक्ट, समाधान पोर्टल है JNK का, जिस पर आप ग्रीवेंसेस अपनी लॉन्च कर सकते हैं. जब ये भी ना काम करे तो वॉक इन टू द पुलिस स्टेशन. एग्जैक्टली. मैम लोगों को सिंपली समझाने के लिए ये लॉज हम कैसे समझा सकते हैं? आर देयर एनी मेजर्स, आर देयर एनी इवेंट्स, कैंपेन्स, और हाउ टू मेक जनरल पब्लिक अवेयर अबाउट दीस लॉज? बिल्कुल, हमने जब से न्यू क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, हमने अवेयरनेस कैंपेन्स किए हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एजुकेशनल इदारों में. इन एडिशन हम लोक दरबार कम अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, जो थाना दिवस जब पुलिस का होता है, लोगों के बीच जाते हैं, उनको बताते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं पुलिस को. तो एक मास लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम चल रही है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि एवरी पर्सन, एवरी इंडियन शुड नो व्हाट द न्यू क्रिमिनल लॉज आर, और वो कैसे इन लॉज का फ़ायदा उठाकर जस्टिस पा सकते हैं. मैम कुछ लॉज है इसमें फॉर सोशल मीडिया कंटेंट कंजप्शन या कंटेंट क्रिएशन के बारे में? बिकॉज कंटेंट क्रिएशन हैज़ बिकम वन मोर पैंडेमिक व्हिच आई बिलीव. कंटेंट क्रिएशन, यस, टू डिस्टिंग्विश कि क्या कंज्यूम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा टास्क है. सो वी सोशल मीडिया, या अगर हम साइबर क्राइम्स जो आप बात कर रहे हैं, इट ऑल कम्स अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. इसके लिए ऑलरेडी एक एक्ट अलग से इख्तियार किया गया है, एंड उसमें पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब
प्रिस्क्राइब्ड है, फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सीन इमेजेस, फॉर डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, फॉर पब्लिशिंग कंटेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। तो ये सारे लॉज उसमें इख्तियार किए गए हैं। एग्जैक्टली। सो मैम साइबर क्राइम लॉज की बात करेंगे, बिकॉज जैसे हम ये सारे FIRs की बात कर रहे थे, ये भी हमारे इंटरनेट पे ही हो रहा है, लेकिन यहाँ से क्राइम्स भी काफ़ी इंटरनेट पे ही बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम लॉज की बात करेंगे मैम। देखिए, साइबर क्राइम है जो इंटरनेट कंप्यूटर डिवाइस से साइबर स्पेस में होता है। अब दो किस्म के साइबर क्राइम्स है, सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स एंड ऑनलाइन फाइनेंशियल क्राइम्स। अब सोशल मीडिया क्राइम्स आपके हो गए जैसे हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग, हैकिंग, डीप फेक वीडियोस, ऑल्टर्ड AI वीडियोस, चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट। अगर हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करें, ऑनलाइन हो गया आपका ATM कार्ड विड्रॉल, बैंक अकाउंट्स ट्रांसफरेंस, सिम फ्रॉड्स, आपके हो गए कार्ड स्किमिंग एट द पॉइंट ऑफ सेल। तो ये बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जो सोशल मीडिया पर होते हैं, जिनकी जागरूकता या अवेयरनेस लोगों को नहीं होती है। ये क्यों नहीं होती? क्योंकि पहले तो डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है हमारे लोगों में। लाइक आई सेड कि टेक्नोलॉजिकली तो हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, लेकिन हमने अपने आप को उतना अवेयर नहीं किया, उतना हम सीखे नहीं हैं कि हम साइबर क्राइम से कैसे अवेयर रहें। तो डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है कि क्या चल रहा है इंटरनेट एज में, टेक्नोलॉजिकल एज में, टेक्निकल कैपेबिलिटीज क्या डेवलप हुई हैं, हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि हम सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। अब जैसे आपने कहा, हर चीज़ सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, देयर इज़ टू मच टू कंज्यूम, ओवर कंजम्पशन, ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अब क्या कंज्यूम करे क्या नहीं करे, वो दैट इज़ अ डिसीजन दैट वन मस्ट टेक। फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, अगर मैं ही स्क्रॉल करने बैठूंगी अपना सोशल मीडिया, तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि घंटा 2 घंटा निकल जाता है स्क्रॉल करने में, और मैंने कुछ सीखने लायक सीखा नहीं, नथिंग, देयर इज, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो यूजिंग इट रिस्पॉन्सिबली इज अनदर थिंग। उसके अलावा जब सोशल मीडिया क्राइम्स होते हैं, जैसे किसी के साथ आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ, जैसे कि किसी ने आपका अकाउंट या आपका प्रोफाइल रेप्लिकेट किया आपकी इंफॉर्मेशन लेकर, और अब वो किसी को स्कैम कर रहा है या किसी से फाइनेंशियल फ्रॉड करवा रहा है, तो उसमें क्या है, और या हैकिंग हो या फिशिंग हो, जिसमें आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा रिट्रीव होता है, या स्पाईवेयर हो, रैंसमवेयर हो, कोई भी अटैक हो, cyber attack, you must go to a website called www.cybercrime.gov.in। ये ऑल इंडिया पोर्टल है जहां आप अपने साइबर क्राइम्स लॉग कर सकते हैं, एंड इस पर दे विल बी रीडायरेक्टेड टू द कंसर्न्ड नोडल एजेंसी, और वहाँ एक्शन लिया जाता है। देयर इज ऑल्सो एन ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर 1930, जहाँ आप कॉल कर सकते हैं और अपनी ग्रीवेंस एड्रेस कर सकते हैं। एडिशनली हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, हर डिस्ट्रिक्ट में इनफैक्ट एक साइबर सेल है, वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स में इख्तियार किया गया है, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कश्मीर जोन है, जो कि शेरगढ़ी थाने के ऊपर है, वहाँ आप वॉक इन करके अपने ग्रीवेंसेस एड्रेस कर सकते हैं, या वहाँ आप व्हाट्सएप के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू भी कॉल करके, ईमेल करके वहाँ अपने ग्रीवेंस डाल सकते हैं। जो हमारा साइबर क्राइम कश्मीर जोन है, उसका फ़ोन नंबर है 9596770555। तो यहाँ पर आप कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज डालें, यू कैन रजिस्टर योर साइबर कंप्लेंट दैट। ग्रेट मैम, कुछ कॉमन जो साइबर क्राइम्स अभी हो रहा है वो क्या है, और उनसे हम बच कैसे सकते हैं? ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया, 2 किस्म के होते हैं, तो कॉमन इनमें यही आइडेंटिटी थेफ्ट बहुत कॉमन है। कोई आप ही की प्रोफाइल को रेप्लिकेट कर के फॉर स्कैमिंग, फॉर फिशिंग, फॉर गेनिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर सकता है। उसके अलावा फिशिंग है, जिसमें कोई ईमेल ड्रॉप इन कर ले, और उसमें वो सारा आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा, जैसे बैंक डिटेल्स, आपका एजुकेशनल डिटेल्स, आपका पैन कार्ड डिटेल्स, वो एक्सट्रैक्ट करके टू यूज़ फॉर स्कैमिंग। उसके अलावा रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, जिसमें एक वायरस किस्म का या ट्रोजन हॉर्स किस्म का एक वायरस जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। वो फाइल आप खोलते हैं, इट इज़ अ वायरस, वो आपका पूरा डेटा डिस्ट्रॉय कर लेता है, डिलीट कर लेता है फाइल्स, या ओवरराइड करता है आपकी इंफॉर्मेशन को। उसके अलावा जैसे सोशल मीडिया क्राइम्स की बात करें तो साइबर स्टॉकिंग बहुत होती है। कोई सोशल मीडिया यूज़र है, उसको कोई बंदा परेशान कर रहा है, बार बार स्टॉक कर रहा है, गलत मैसेजेस कर रहा है। साइबर बुलिंग बहुत होती है, कोई अगर छोटा बच्चा है वो
इंस्टाग्राम पर आकर रील बना रहा है, लोग बहुत ही गलत लिख रहे हैं, दे ट्राइंग टू बुली और हरास दैट किड, दैट आल्सो कम्स अंडर साइबर क्राइम। सेक्सटॉर्शन होता है जिसमें एक्सटॉर्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स किसी के साथ होता है, फिर उसके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी होते हैं, वो भी होता है। एडिशनली आपके साथ बैंक फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, एटीएम फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, कार्ड स्किमिंग होती है एट द पॉइंट ऑफ सेल। जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं, कोई ना कोई स्कैमर पॉइंट ऑफ सेल पर आपका पैसा लूट लेता है। जॉब फ्रॉड्स होते हैं कि आपको हम नौकरी लगा देंगे तो आप इतना पैसा डिपॉजिट कीजिए, वो होता है। दूसरा आजकल हो रहा है कि हम आपका पैसा डबल कर देंगे, कि आप इतना पैसा दे दीजिए, यू डिपॉजिट दिस मच मनी एंड वी विल डबल इट, और वो डबल करते हैं। फिर भरोसा विक्टिम का बढ़ता है, फिर वो और डबल करवा कर देन दे टेक अवे ऑल द मनी एंड दे रन अवे। यस, सो इट्स अ विशियस सर्कल। तो अपने आप को इस विशियस सर्कल से अवेयरनेस के जरिए, डिजिटल लिटरेसी के जरिए, सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए हमको सेफ रखना है। सेफ रखना, एग्जैक्टली। मैम जैसे हम अभी ट्रोलिंग की बात करें, सोशल मीडिया ट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, सो काफ़ी मैंने ऐसे पर्सनली वीडियोस देखे सोशल मीडिया पे जहाँ पर कुछ लोग ट्रोल हुए हैं, देन दे आर सो मच डिस्टर्ब्ड। वो बोल रहे हैं कुछ लोग कि हम सुसाइड करेंगे, वो सब करेंगे, ये सब करेंगे। एंड वे आउट क्या है, और कोई लॉ है कि जो इन ट्रोलर्स या जितने भी लोग इन्हें पे रोस्ट करता है, इन सब के लिए आर देयर एनी लॉज फॉर दैट? सी, ट्रोलिंग कम्स अंडर साइबर बुलिंग। फॉर एग्जांपल, आपने कोई रील डाल दी, अब आपको अच्छी लगी, आप एंजॉय कर रहे हैं, बट somebody is commenting bad things, कुछ अब्यूज लिख रहे हैं, कुछ गलत चीजें लिख रहे हैं, तो वो आपको बुली कर रहे हैं इन अ वे, और या ट्रोल कर रहे हैं जिसे आप कहते हैं। तो बुलिंग डज अफेक्ट people, the people who just want to live their life, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो कि बहुत ही गंदा कमेंट कर देता है या गंदी चीज़ लिख देता है, जिससे जो विक्टिम है उसका माइंड ऑल्टर हो जाता है, एंड ही बिकम्स बिकम्स वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट, और उसे ये समझ आता है कि भाई मैं किससे हेल्प सीखूं। सो इट कम्स अंडर साइबर बुलिंग। उसमें भी आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपके साथ साइबर बुलिंग हो रही है तो वो आप यू कैन परसू इट थ्रू द साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन या साइबर सेल आप आ सकते हैं, या आप उसी पोर्टल पर जो मैंने मेंशन किया आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अदर देन दैट मैं यही कहूँगी बार बार कि सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली यूज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल, कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट है ना, वहाँ ऑलमोस्ट दिया जाता है कि इफ़ यू आर 18 ईयर्स एंड अबव ओनली देन लॉग इन। तो ये ज़रूरी है कि बच्चों को थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रखें, क्योंकि दिस ऑल्सो अनदर क्लास ऑफ पीडोफाइल्स कॉल्ड ग्रूमर्स, जो कि बच्चों को ग्रूम करते हैं सेक्सुअली इन अ वे कि फिर उनका अब्यूज़ किया जाए। सो बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं, उसमें मैसेजिंग का ऑप्शन होता है विद अदर प्लेयर्स। सो वी हैव फाउंड दैट मेनी ग्रूमर्स और पीडोफाइल्स यूज़ these games or this messaging option to groom young kids as young as 12-13 साल के बच्चों को groom करके उनका sexual abuse करते हैं. This is also done through the internet. So it's again a cyber crime. तो we have avenues, आपके पास avenues हैं जो मैंने बताए हैं आपको, and people must seek the help of police जब उनके साथ कुछ भी गलत होता है, they must raise a voice. तो चुप नहीं बैठना है। Exactly. मैम, साइबर क्राइम्स में कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जो कि बहुत जल्दी में जिनका एक्शन होना चाहिए, जैसे किसने OTP दे दिया, उसका सारा बैंक अकाउंट खाली हो गया। ऐसे काफ़ी सारे क्राइम्स हैं जो कि मेरे हिसाब से जिनका एक्शन बहुत रैपिड होना चाहिए। Do we have any sort of rapid cell for them? We have cyber cells in all districts of Kashmir zone. अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या है, उसमें जैसे उस विक्टिम को पता चले कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, मेरे अकाउंट से गए हैं और वो OTP गलत है, एंड उसको मैसेज भी आता है दैट दिस मच अमाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, इंस्टेंटली दे कॉल, दे परस्यू दैट कंप्लेंट इंस्टेंटली, और पहले वो बैंक से अपना अकाउंट फ्रीज करवाएंगे। फर्स्टली अगर अकाउंट फ्रीज हुआ तो आगे गुंजाइश नहीं है कि और पैसे उनके कटेंगे, एंड द सेकेंड स्टेप इज टू quickly come to the cyber cell and seek help there, ताकि we will assist them in locating the perpetrator, and जो भी बाकी लीगल कार्रवाई है उसमें भी हम मदद करें। Exactly. मैम, ऑनलाइन काफ़ी गेम्स में आजकल छोटे छोटे बच्चे इन्वेस्ट कर रहे हैं मैम। लाइक आई सेड कि बच्चों को मेरी वालिदैन से गुजारिश है, बच्चों को मोबाइल फ़ोन से और सोशल मीडिया से दूर रखें। मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन टाइम
भी उनका रिड्यूस कीजिए, क्योंकि एक साइंटिस्ट हैव सेड कि अगर आप ज़्यादा टाइम फोन्स पर देते हैं, देयर इज अ डिजीज कॉल्ड ब्रेन रॉट, कि आपका ब्रेन रॉट हो जाता है एंड उसकी थिंकिंग और क्रिएटिव कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर आप बच्चों को बहुत छोटी उम्र से फोन्स, गेम्स, सोशल मीडिया देना शुरू करेंगे, देन आप उनको डिस्ट्रॉय करने का रास्ता चुन रहे हैं। यू कैन यूज डेफिनेटली एट द सेम टाइम कि आप बच्चों की पढ़ाई अगर चल रही है, इंटरनेट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो उनकी स्टडीज में हेल्प कर सकती है। तो बट पेरेंटल कंट्रोल रहना चाहिए। पेरेंट्स को कंट्रोल रखना है कि व्हाट माय चाइल्ड इज एक्सेसिंग, वो क्या यूज कर रहा है, क्या नहीं यूज कर रहा है, रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहा है कि इररिस्पॉन्सिबली यूज कर रहा है, दैट हैज टू बी डन। मैम इंस्पिरेशन की बात करेंगे, सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू जॉइन पुलिस फोर्सेस? देखिए, जब मैंने एग्जाम दिया था मुझे ये पता नहीं था कि कौन सी सर्विसेज मिलेगी, बट आई गॉट पुलिस सर्विसेज। तो माय फादर हैज बीन अ पुलिस ऑफिसर, ही रिटायर्ड एज IGP। तो जब मैंने उन्हें देखा है फोर्स में, तो वो एक मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मेरे वालिद साहब। ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल ऑफिसर्स ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस। उन्होंने बहुत मेहनत की लाइफ में, बहुत डेडिकेशन की, बहुत ऑनेस्टी से अपना काम किया है। वो मेरे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए एक इंस्पिरेशन है, एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल। ही डिड हिज MSc इन मैथमेटिक्स जब वो कॉलेज में पढ़ते थे। तो MSc मैथमेटिक्स करने के बाद उनको ऑफर आई थी एक UK की यूनिवर्सिटी से फॉर टीचिंग। तो बट इतनी अवेयरनेस नहीं थी और इतना एक्सपोजर नहीं था उनकी फैमिली को। ही कम्स फ्रॉम त्राल एंड ये उस जमाने की बात है, 1960s की बात है। तो ही डिड नॉट परस्यू इट फर्दर। तो इंस्टेड उन्होंने फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए पढ़ाई की और 1997 में वो इंडक्ट हुए सिविल सर्विसेज में। एंड ही वाज आल्सो ऑफर्ड पुलिस सर्विसेज लाइक मी, but he has had a wonderful career, worked really hard, lot of dedication, immense honesty, and very law oriented person. बहुत लोगों की उन्होंने मदद की। इनफैक्ट आज जब कोई मुझे जानता है, जब वो ये बोलते अच्छा स्लीत शाह, तो वो पूछते हैं शाह साहब आपके कुछ लगते तो नहीं हैं। तो मुझे when they know that शाह साहब is my father, तो मुझे ज़्यादा इज्जत और ज़्यादा मोहब्बत से। मैम आज सुबह मैं अपनी मम्मा से डिस्कस कर रहा था, निकलते निकलते पूछा मम्मा ने कि मैंने उनको बोला कि आज पॉडकास्ट करना है। शो होता है किन का पॉडकास्ट, मैंने आपका नाम बोला मुझे नहीं पता। मैं बोला ऐसे, अच्छा अमीन साहब की बेटी का, एंड शी वाज सो हैप्पी अबाउट इट। एंड वी नो हिम एज पीपल्स ऑफिसर। Yes. Somebody who is in public, somebody who is for public. Yes. And he taught me that. He taught me कि लोगों का welfare is the primary thing that you have to do in life. You are here. हाँ, आपको अपना काम भी करना है और कानून के दायरे में रहकर लीगली अपना काम करना है, ऑनेस्टी से अपना काम करना है, डेडिकेशन से काम करना है। बट एट द सेम टाइम यू आर इन पब्लिक सर्विस, यू हैव टू सर्व द पीपल। किसी मजलूम के साथ कोई गलत काम हुआ है तो उसको आपको हेल्प करना है। किसी बच्ची की कोई ग्रीवेंस है तो उसको रिड्रेस करना है। आपको लोगों के लिए काम करना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, माय फादर व्हेन ही रिटायर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर्स ऑफ नॉट ओनली J&K बट एंटायर इंडिया। सो ही इज, in my eyes, he's a legend. Indeed. And I look up to him. Of course, I cannot fill his shoes, but I try my best to inculcate his value system, his beliefs, and his work ethics. In addition to my father being my inspiration, मेरी मदर भी मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है। मेरी मदर, she is in our family, हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी वही हैं। तो उनको बॉटनी में उन्होंने PhD किया। Great. She retired as principal Women's College. She was also principal GDC Bemina. Great. हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो बहुत सालों तक रही, 20+ years. उन्होंने 4 प्लांट स्पीसीज डिस्कवर किए हिमालय रीजन में। Oh, lovely. उस दौरान जब करगिल वॉर चल रहा था, वो उस दौरान लेह ट्रैक करी और 4 नए प्लांट स्पीसीज उन्होंने डिस्कवर किए। She wrote a book about it. Her book is available to all the academics of her particular subject. वो बहुत अहम रोल मॉडल है मेरे लिए, as a mother, as a professional, as an educationist. तो उनकी हम अंडरस्कोर नहीं करेंगे उनकी अचीवमेंट्स। हम कहते हैं हमसे सबसे ज़्यादा कंबाइंड हमारी फैमिली में हमारी मदर की ही अचीवमेंट्स हैं। ग्रेट 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 ग्रेट।
सो मैम अभी की बात करेंगे। आपको कभी-कभी लगता है कि एज़ अ वुमेन आपके लिए ये टफ जॉब हो सकता है या इट्स मैनेजेबल? देखिए मुझे लगता है लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, इट इज़ नॉट अबाउट अ जॉब। या तो ये माइंडसेट चेंज करना है कि ये जॉब टफ है या ये जॉब इजी है, ऐसा ईज़ी है, कुछ नहीं है, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि लाइफ कम्स विद इट्स ओन सेट्स ऑफ चैलेंजेस। हुँ, खुशी भी है, गम भी है, गम भी है। अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो अब लोगों को ये लगता है कि पुलिस है, टफ फील्ड है, हुँ, कि जब से ट्रेनिंग होती है तब भी टफनेस रखनी है, फिजिकल राइट। मेंटल टफनेस, फिर काम में आना है हुँ, तब भी टफनेस रखनी है, फिजिकल मेंटल। तो उस दौरान हाउ कैन अ वुमन बी टफ व्हेन शी इज मेंट टू बी डेलिकेट? तो वो परसेप्शन है, या, बट ऐसा नहीं है। आई हैव सीन फीमेल ऑफिसर्स हु हैव या, वर्कड विद मी, माय फीमेल कॉलीग्स, और डिस्पाइट दैट आप कोई भी मेल डोमिनेटेड फील्ड ले लीजिए, आप हुँ, मेडिसिन ले लीजिए, आप टीचिंग ले लीजिए, जर्नलिज्म ले लीजिए, लेडीज हर जगह हैं, एवरीवेयर, काम कर रही हैं, हर जगह। चैलेंजेस से डील कर रही हैं। हुँ, हुँ, तो वो परसेप्शन अब चेंज करना है कि औरत कैसे टफ फील्ड हैंडल कर सकती है। आप देखिए, एक औरत घर भी चलाती है, दफ्तर हुँ, भी चलाती है, बच्चों को भी देखती है, हुँ, घर भी देखती है, सब राइट, कुछ मैनेज करती है। तो उसके लिए क्या टफ है, उसके लिए क्या चैलेंजिंग है? कुछ नहीं। व्हेन शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, या, देन नथिंग बिकम्स अ चैलेंज। या। बट जो मैम फिज़िकल ट्रेनिंग पार्ट है, पर्टिकुलरली पुलिस फ़ोर्सेस की बात करेंगे, आपको कहीं न कहीं लगता है कि वो डिफ़िकल्ट था इनिशियल फ़ेज़ में आपके लिए? एंड बहुत बहुत डिफिकल्ट था। या, मैं बहुत हाउ इज़ द पतली थी। प्रोसेस लाइक? देखिए, जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की, आई वाज अराउंड 40-42 केजीज। हुँ, हुँ। तो बहुत पतली, बहुत कमज़ोर। कभी लाइफ में मैंने ना कोई जिमिंग इक्विपमेंट उठाया था, ना हुँ, मैंने कोई दौड़ लगाई थी। तो इतना कोई स्पोर्ट्स में मेरी दिलचस्पी नहीं थी। बट जो फिज़िकल ट्रेनिंग है पुलिस की, उसमें आपको फिज़िकल एक्टिव रहना पड़ता है, आपकी हुँ, फ़िज़िकल हुँ, स्ट्रेंथ टेस्ट की जाती है। तो उसमें बहुत लाइक स्पोर्ट्स पर एम्फेसिस होता है। या, लाइक आपको रनिंग होता है, आपकी हुँ, हुँ, एमिनेशन क्लासेस होती हैं, आपको हर किस्म की जो जिम में एक्सरसाइजेस कराते हैं वो करनी है आपको हुँ, हुँ, विद इन हुँ, स्टिपुलेटेड टाइम। उसके बाद आपकी लॉ क्लासेस होती हैं जहाँ बहुत नींद आ रही होती है। उसके एग्ज़ैक्टली। बाद शाम को फिर गेम्स होता है, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ होता है। तो कंसिस्टेंटली आपको मॉर्निंग के 4 बजे से रात के 8 बजे तक बिजी रखते थे, हुँ, हुँ, कि एक आइडिया इनको लग जाए कि पुलिस की लाइफ कितनी बिजी रहती बिज़ी है, कि है। सांस लेने का भी वक्त नहीं है। हुँ, हुँ, तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आई मेड माई सेल्फ फिजिकली फिट, मेंटली फिट, कि मैंने तो करना है, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं एग्ज़ैक्टली। क्विट नहीं करूंगी, मैं हुँ, मेहनत हुँ, करूंगी। और फिर मैंने किया, और फिर उससे मेरी इनफैक्ट हेल्थ भी बड़ी इम्प्रूव हुई। सो आई गेन्ड ग्रेट। अराउंड 5-6 केजीज। हुँ, सेहत मेरी ठीक ठाक हुई, उधर से फिजिकल टफनेस भी बिल्ट हुई, मेरी हुँ, हुँ, मेंटल टफनेस भी बिल्ट हुई। सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल। ग्रेट। मैम जो यंग गर्ल्स हैं हमारी, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी पर्टिकुलरली जो जॉइन करना चाहती है पुलिस फ़ोर्सेस? देखिए, वंस यू गिव योर सिविल सर्विसेज एग्जाम, उसके बाद या, अगर आपको ऑफर किया जाता है हुँ, पुलिस सर्विस, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो अब जब अगर पुलिस की बात करें, इट्स अ जेंडर फ्लूइड फील्ड। हुँ, हुँ, इसमें आपने जब यूनिफॉर्म पहन ली, फिर आप ना मर्द है ना औरत है, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। या, तो आपको ऐसे ही देखा जाएगा। राइट। ऑल्सो विद मोर women कमिंग इन, इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी इंड्यूस होती है, इंड जिसकी वजह से जेंडर बायस रिड्यूस होता हुँ, है। हुँ, हुँ, तो दूसरी बात है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन इंक्रीज होती है। राइट, तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है ऐसे राइट। मेल डोमिनेटेड फील्ड में। सो आई इनकरेज गर्ल्स कि अगर आपको पुलिस फोर्स ऑफर किया जाता है, डू कम इन, या, एंड यू हैव द पावर टू चेंज द सोसाइटी फॉर द बेटर। एग्ज़ैक्टली। ऐसे मसले आप सुलझा सकते हैं, सोसाइटी को इतना बेहतर कर सकते हैं। हुँ, हुँ, आपके पास वो सलाहियत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी है कि या। आप वो कर सकते हैं इस महकमे में रहकर। तो आई एनकरेज गर्ल्स टू कम एंड गिव देयर बेस्ट। मैम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस की बात करेंगे। कुछ प्रो टिप्स हो जाए उनके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मैं सबको यही बोलती हूँ, ये सरकारी एग्ज़ाम है। हुँ, हुँ, तो अपना माइंड भी वैसे रखना चाहिए कि प्रिपरेशन भी वैसे और स्ट्रैटेजी भी वैसे ही रखनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली। तो स्टूडेंट्स को लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग इज एसेंशियल। या, रीडिंग इंपॉर्टेंट मैगजीन्स लाइक प्रतियोगिता दर्पण, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, फ्रंटलाइन, कुरुक्षेत्र, और एनी चॉइस ऑफ हुँ, their important magazine मैगज़ीन्स। is essential. Reading NCERT books, हुँ, government sponsored books is या, important. या, प्रॉबेबली एक अच्छा इफेक्टिव स्टडी सर्कल हो, जिससे वो कलेक्टिव ग्रुप एफर्ट कर सके, वो बहुत एग्ज़ैक्टली। ज़रूरी है। एंड फोकस
रहना है, परसिवियर करना है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है, इट्स नॉट एन एग्जाम कि आप एक दिन में क्वालिफाई करते हैं। कम से कम आपको ये मानकर चलना है कि 1.5 से 2 साल तो लगेगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो आपको ये मानकर रखना है, चलना है कि जिंदगी के 1.5-2 साल तो इसको देने ही देने हैं अच्छे से। तो प्रिपरेशन भी करनी है, फिर प्रीलिम जब होगा क्वालिफाई, फिर मेंस आएगा, मेंस क्वालिफाई होगा, फिर इंटरव्यू आएगा। सो उसमें क्या होता है, माइंडसेट बिल्ड करना है पहले। एग्जैक्टली। तो उसमें बड़ा मेंटल रोड ब्लॉक्स आते हैं कि मोटिवेशन कम हो जाती है, और हम ये भी कहते हैं कि यू हैव टू स्टे फोकस। तो आप जो अपना सोशल लाइफ है उसको रिड्यूस करो, अपनी मस्ती को रिड्यूस करो और किताबों पर फोकस करो। बट मैं ये कहती हूँ, स्टडी क्वालिटी, not quantity. Not quantity, because ये एग्जाम है ना, everything under the sky is a syllabus. So it's a process of elimination rather than a process of selection. तो वो जहन में बिठा कर चलना है और demotivate नहीं होना है. Give it your best. Give it your best and leave the rest to Allah. And what not to do during these examinations? What not to do? Not to get demotivated. Not to fall into. And how not to get demotivated? So देखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ना, क्योंकि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिमोटिवेशन हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं मानती हूँ जो लाइफ है एक साइन कर्व की तरह है, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। तो लाइफ में हमेशा खुशी नहीं होती और हमेशा दुख नहीं होता है। वेव साइंस ऑफ ECG। यस। तो आपको जब आप डिमोटिवेटेड रहें, उसमें यू मस्ट टेक टाइम आउट टू बी विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, जो आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे पाए। उसके अलावा आप फिजिकली एक्टिव रहने चाहिए, बिकॉज अपेरेंटली साइंस ये कहता है कि जब आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं तो फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स, दे मेक यू फील गुड। दैट इज इम्पोर्टेंट। मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट इज इम्पोर्टेंट। इंटरैक्टिंग विद पॉजिटिव पीपल। Exactly. अदरवाइज नेगेटिव माइंडसेट तो हर एक का हो जाए। अगर आपको मैं एक कमरे में बिठा कर रख दूं, बोलूं 15 दिन तक आपको बाहर